हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को निम्न में से कब अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना निम्न में से कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1958। फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहां संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहां एक नया संविधान तैयार किया गया। इसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। 1848 में वहां दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः वहां 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अमेरिका का संविधान निम्न में से कितने वर्ष पहले अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 200 वर्ष पहले। अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के संविधान निर्माता संविधान को निम्न में से किस प्रकार बनाने के पक्ष में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, लचीला और कठोर। संविधान निर्माता संविधान को एक लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब है कि परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान संशोधन की निम्न में से कौन प्रक्रिया के आधार पर अपनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं की संख्या के आधार पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर 368 अनुच्छेद के अनुसार। तीसरा है विशेष बहुमत कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, अनुच्छेद 368। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार है। दूसरा है, संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है। संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने के लिए प्रयुक्त विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधनों की विभिन्न प्रक्रियाओं में विशेष बहुमत के संदर्भ में अमेरिका में डैश बहुमत का सिद्धांत लागू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2/3। विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। एक सिद्धांत है विशेष बहुमत का। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने तक का अधिकार है। रूस और इटली अन्य ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संघीय संरचना का अर्थ यह है कि, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती।
संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति में एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधानों में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान में अब तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 103 बार। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए थे और 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके थे। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। निम्न में से जिसके बाद संशोधन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15वां। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन इसी बात के उदाहरण हैं। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 क्लोज 1। मूल संविधान में यह माना गया है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 61। दल बदल विरोधी कानून 52वां तथा 91वां संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ और 73वां और 74वां संशोधन किए गए। अगला प्रश्न है, डैश में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जून 1975 में। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां, 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का डैश वा संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42। संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस केस में भारत के संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय ने संविधान के विकास में सहयोग दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। यह संविधान के किसी या सभी भागों में संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय लिया कि बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। संविधान की समीक्षा। 90वें दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया है। आगे के क्वेश्चंस चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1947 के किस देश के संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापानी। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान का संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उदारवाद की निम्न में से कौन विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे 2 मायनों में अलग है। पहली बात तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक स्वतंत्रता होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों की, व्यक्ति और समुदाय। अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसीलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1895 में। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वयस्क मताधिकार। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया है जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन प्रमुख आलोचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यह संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं, इनमें से 3 ये हैं। यह संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 11 के दूसरी बुक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।